मतलब इस बार भी रेडी। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ना, इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है कि सबका डीएनए काफी यूनिक होता है, सबका डीएनए यूनिक होता है। सिमिलैरिटी ज्यादा होती है या यूनिकनेस ज्यादा होती है? सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, 99.9%। उसके बाद भी जो 0.1% का डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमें पता है कि ह्यूमन जीनोम कितना बड़ा है बच्चे? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है, जिसमें से 99.9% क्या है? सिमिलर, राइट? बताइए, बात समझ में आई? और 0.1% क्या है? डिफरेंसेस हैं। इतने क्या हैं? डिफरेंसेस हैं। लेकिन डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस भी जो है वो कितने हो गए? बहुत ज्यादा हो गए, यानी कि 10⁶ जो है वो इतना डिफरेंसेस है, ठीक है। अब डिफरेंसेस इतने हैं तो सिमिलैरिटी भी तो बहुत ज्यादा है यार। अगर डिफरेंसेस इतने हैं तो सिमिलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। ये मैं कुछ गलत कैलकुलेट कर रही हूँ क्या? नहीं ना, सही है ना? मतलब अगर हम ये, ओके, 10⁻³ बेस पेयर की सिमिलैरिटी और 10⁻6 डिफरेंसेस है, थोड़ा अजीब। सिमिलैरिटी तो बहुत ज्यादा है, थ्री थोड़ी है, प्लस माइनस थोड़ी। मान लेते हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गया? मैं हमेशा इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कुछ लोचा हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली इट इज करेक्ट, तो ठीक है, इट्स ऑलराइट, ओके, समझ में आया? तो अब मुझे एक बात बताओ, जहां पर मुझे पता है कि सिमिलैरिटी है, अब मेरे को दो इंडिविजुअल्स है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं, दो इंडिविजुअल है उनके बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं। अब मान लो, अब यहाँ पर एक ले लेते हैं एंजल और यहाँ पर ले लेते हैं परी, ठीक है। हमें हिंदी परी और इंग्लिश परी के बीच में क्या ढूंढना है? डिफरेंसेस ढूंढने हैं, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे हम? कहाँ ढूंढेंगे? सिमिलैरिटी में या डिफरेंसेस में? डिफरेंसेस में ढूंढेंगे। और हमें क्या हमें पता है कि डिफरेंसेस होते कहाँ हैं? यस, हमें ये बात भी पता है कि डिफरेंसेस कहाँ पर होते हैं। बच्चे, ह्यूमन जीनोम के अंदर, ह्यूमन जीनोम के अंदर रिपीट एलिमेंट्स होते हैं, और रिपीट एलिमेंट्स में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। और रिपीट एलिमेंट में वेरिएशन होने का कारण क्या है? किस वजह से इसके अंदर इतना सारा वेरिएशन आता है? क्योंकि रिपीट होता है और डीएनए पॉलीमरेज उसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, डीएनए पॉलीमरेज डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। जैसे, और क्या ये हेरिटेबल होते हैं वेरिएशन? यस, वेरिएशंस जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर भी होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये पेरेंट्स हैं, ये क्या है? पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के अंदर एक सीक्वेंस यहाँ पर है जो कि यूनिक सीक्वेंस है, और यहाँ पर क्या है? डिफरेंसेस, टी ए टी ए टी ए टी ए टी ए। ये क्या है? ये रिपीट है, जिसमें ये बेस पेयर्स है जो मेनी टाइम्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हुआ, राइट? ठीक है। अब इसी के अगर ऑफस्प्रिंग की बात करें तो बच्चे, ये जो यूनिक सीक्वेंस है इसमें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, इसमें कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो टी ए टी ए टी ए, अब इधर क्या हो गया? अब कितनी बार रिपीट हो गया? ये 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट हो गया। क्यों रिपीट हुआ? डीएनए पॉलीमरेज के अंदर प्रूफ रीडिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि मैं वो कितना पीछे जाकर देखे। गिनती थोड़े करने बैठा है कि 7 डाले 5 डाले, वो तो यही देखेगा ना कि टीए डालना था, टीए डाल दिया क्या? हाँ, डाल दिया। समझ में आई बात? तो सबसे ज्यादा डिफरेंसेस कहाँ होते हैं? रेपिटेटिव डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है। ये पेरेंट है और ये क्या है? ऑफस्प्रिंग है। ये ऑफस्प्रिंग है। अगर हम पेरेंट और ऑफस्प्रिंग की बात करें, अब मान लो ये ऑफस्प्रिंग 1 है, ऑफस्प्रिंग 2 है, उसमें कितनी बार रिपीट हो रहा है? टी ए टी ए टी ए,
इसमें कितने बार रिपीट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आया। अब ये हेरिटेबल है, अब मान लो ये तो था एक ही फैमिली से, अब दूसरी फैमिली से हो सकता है उधर 20 बार रिपीट हो रहा हो, उनके बच्चों में मान लो 22 बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसे रिपीट्स है, यानी कि ये जो रिपीट्स हैं वैसे तो सब में डिफरेंट होता है, मेरे अंदर डिफरेंट होंगे, परी में डिफरेंट होंगे, एंजल में डिफरेंट होंगे, राइट, ठीक है, लेकिन आपके रिपीट आपके पेरेंट्स जैसे सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे हम बैठे हुए हैं, इधर अभी कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, भाई को भी ले लो, ठीक है, कितनों को ले लो, 8 को ले लो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो अगर हम अपना जीनोमिक डीएनए टेस्ट करवाए, किसके रिपीट सबसे ज्यादा सेम आएंगे, मेरे और भाई के, क्यों, सिबलिंग फैक्टर, सिबलिंग फैक्टर, राइट। क्या हमारे सेम होंगे, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 बंदे और ले आऊं जो ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के हो या फिर कोई अगर कहीं और का ओरिजिनेटेड हो, तो वहां पर अगर हम देखें तो क्या हम ऑस्ट्रेलियन का पता लगा पाएंगे, यस, क्योंकि तब हम सबके रिपीट जो होंगे वो मोर सिमिलर होंगे और ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल ही अलग उसका होगा। आई बात समझ में, यानी कि ये डिफरेंसेस जो हैं वो रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स में 2 है 20 है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर 2 लाख नहीं आ जाएंगे, यहां से 20 और ऑफस्प्रिंग में 2 लाख नहीं होंगे। बच्चे गलतियां इतनी थोड़े हो जाएंगी कि 20 जहां पे रिपीट आ रहे थे आगे आपने 2 लाख कर दिए, वो बहुत ज्यादा होता है। वेरिएशन आता है लेकिन छोटा मोटा आता है। अगर आप वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बात करो, मुझे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, शौर्य समझ में आई, एंजल, आयशा समझ में आया, पार्थ तुमको तो आ ही रहा होगा, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रिलेटेड इंडिविजुअल, और अगर मैं अच्छा अब मान लो, अब जैसे मान लो यहाँ पर एंजल है, एंजल का डीएनए मैंने टेस्ट करा, एंजल का रिपीट एलिमेंट मैंने टेस्ट करा ऑन ट्यूसडे, और इसी का डीएनए सैंपल मैंने टेस्ट करा वेडनेसडे, तो क्या इनमें डिफरेंसेस आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेम बंदे के हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर अगर हम एंजल की मदर को भी ले ले एंड फादर को भी ले ले, ठीक है, तो क्या इधर सिमिलर आएगा या सेम आएगा, दिस टू दिस सिमिलर, दिस टू दिस सेम, अगर इंडिविजुअल सेम है तो सेम आएगा, ठीक है, और अगर रिलेटेड है तो सिमिलर आएगा, सेम। सिबलिंग के केस में सिमिलर आएगा, लेकिन अगर सिबलिंग है और वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं तब सेम आने के चांसेस हैं। क्यों, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, यानी कि जाइगोट एक ही होता है बाद में डिवाइड कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा, सेम आ सकता है। लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और अगर होगा तो भाई नोन होगा ना, पता तो होगा, समझ में आया। अगर कोई क्राइम हुआ, ठीक है, आप बोलोगे भाई मैंने नहीं करा, मेरे ट्विन ने करा, तो अब या तो आप हो या आपका ट्विन, और कोई हो सकता है नहीं, समझ में आई बात, ये वाली बात किसको क्लियर हुआ, ओके। यानी कि पहली बात ये वेरिएशन होता है, वेरिएशन कैसा होता है, हेरिटेबल होता है, इसीलिए क्योंकि ये हेरिटेबल है इसीलिए ये कंपेरेबल है, हेरिटेबल है एंड कंपेरेबल है। ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। अब रिपीट एलिमेंट्स में क्या होता है बच्चे, अब जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पे ध्यान दो, एक हम ले GACA, इस रिपीट में और इस रिपीट में क्या फर्क है, टोटल लेंथ का फर्क है, कि इसका रिपीट सेक्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और इधर कितना है 16, प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर रिपीटिंग इज ऑल्सो डिफरेंट, इस केस में 2 है और इस केस में 4 है। तो हम रिपीट्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर रिपीटिंग, प्लीज ध्यान रखो,
number of nucleotides which are repeating, and also the length, या how many times that segment has been repeated. तो पहला number of nucleotides which are getting repeated, okay, and second how many times they are repeated. So they can be divided into several category based on whether they are GC rich, whether they are AT rich, whether they are mini satellite, micro satellite. समझ में आया? तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक बारी मैं इसे हटा देती हूँ, फिर आगे करते हैं. अब देखो, आपका होता क्या है, जीनोमिक डीएनए सबको पता है कि क्या है, ठीक है. जब हम जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करते हैं, जब हम जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, जीनोमिक डीएनए, और हम इसको क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं. तो होता क्या है, आप इधर समझो समथिंग लाइक दिस. देखो, इसमें पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं दी गई है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा. आप इधर समझो कि ये है आपका नंबर ऑफ या लेंथ ऑफ, आप कह सकते हो, या नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, या नंबर ऑफ सेगमेंट्स कह दो, सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स, डीएनए सेगमेंट्स. और इधर क्या बोलोगे, साइज ऑफ डीएनए सेगमेंट, साइज ऑफ डीएनए segment. बच्चे, this thing is not given in NCERT. This thing is not given in NCERT. ठीक है, तो we are just trying to visualize this ताकि आप समझ पाओ. जब आप बल्क जीनोमिक डीएनए, बल्क क्या मतलब क्या होता है, मेजर जीनोमिक डीएनए को जब आप आइसोलेट करते हो और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हो, तो वो मेजर पीक बना रहा है. इसको पीक बोलते हैं. पीक, पीक अरे सुना है ना, कोरोना में पीक आई थी. पीक इज कॉल्ड दिस. तो ये क्या बनाता है, मेजर पीक बनाता है. जो आपके रिपीट यू होते हैं बच्चे, उनका साइज तो छोटा होता है लेकिन नंबर बहुत ज्यादा होता है. साइज छोटा होता है लेकिन नंबर बहुत ज्यादा होता है. तो वो ऐसी छोटी छोटी पीक्स बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं, छोटी छोटी पीक्स बना लेते हैं, माइनर पीक्स बना लेते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए. तो दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. तो ये क्या है आपका, बल्क जीनोमिक डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए. और ये क्या है बच्चे, आपके ऐसे के पीक्स जो होती हैं, सैटेलाइट डीएनए. समझ में आया? और ये सैटेलाइट डीएनए है क्या, आपका रिपीटेटिव डीएनए. दे आर मेड अप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए. एनसीईआरटी में देखो एक बारी फटाफट से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस एट स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द डीएनए कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए. तो बच्चे, हम जो डिफरेंसेस देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर देखते हैं, repetitive DNA में देखते हैं. Because in these sequences the small stretch of DNA has been repeated many times. तो आपका small stretch of DNA कितनी बार repeat हो रहा है, several times repeat हो रहा है. ठीक है. The repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, density gradient centrifugation. और ये अलग पीक बना लेता हो. तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखो, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, द बल्क जीनोमिक डीएनए फॉर्म्स द मेजर पीक and other small peaks are referred to as satellite DNA. Depending upon the base composition आप इनको distinguish कर देते हो, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट. तो इनको आप क्या करोगे कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इसके बेसिस में हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. और क्या बोल देते हैं, whether they are mini satellite और माइक्रो सैटेलाइट. ये वाली बात समझ में आ गई. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक बड़ा फायदा ये होता है बच्चे, आप किसी भी टिश्यू से जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर लो, वो हमेशा सेम होता है. चाहे वो आपका राइट हैंड से टिश्यू निकला हो, लेफ्ट हैंड से टिश्यू निकला हो, कहीं से भी टिश्यू निकला हो, यू कैन डेफिनेटली टेस्ट द जीनोमिक डीएनए एंड इट विल रिमेन सेम फॉर अ सेम इंडिविजुअल. एंड इसकी यही जो बेसिस है, ये बहुत सारी चीजों में मतलब एज अ एविडेंस प्रोवाइड कराती है. आप सोचो कोई क्रिमिनल मतलब क्राइम सीन हुआ है, ठीक है, किसी का मर्डर हुआ है, ठीक है, और 10 लोगों पर शक था, राइट, सबका जीनोमिक डीएनए टेस्ट कराया और एक का मैच खा गया, एक का मैच खा गया, तो क्या होगा,
क्या होगा? हाँ, क्या उसको ऐसा हम एविडेंस प्रूफ मतलब प्रोवाइड करा सकते हैं कि दिस इज द एविडेंस दैट द पर्सन हैज मर्डर्ड समवन, राइट? ठीक है, तो ऐसे प्रोवाइड कराया जा सकता है या नहीं? ये क्रिमिनल एविडेंस हो सकता है, फोरेंसिक एविडेंस हो सकता है। क्या इसके बेसिस पे किसी को पनिशमेंट मिल सकती है? यस, मिल सकती है। लेकिन जो क्रिमिनल है वो क्या बोल सकता है कि मैं नहीं हूं, मेरा डीएनए नहीं है, मैं हूं ही नहीं, मैं खुद नहीं हूं, मैं ऐसे बोल सकता है वो? नहीं। तो वो अपने बचाव में क्या बोलेगा? गलत है? फिंगरप्रिंट नहीं बेटा, डीएनए। अभी फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो रही है। डीएनए नहीं 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 नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? ठीक है, अपने बचाव में क्या बोलोगे? आपको बोलना ये है कि आपने जिस लैब में कराया है उसमें मिस्टेक हो गई लेबलिंग वगैरह में, तो आप सिर्फ एक ही बात बोल सकते हो कि मैं ये टेस्ट रिपीट करवाना चाहता हूँ, वो भी उस लैब में नहीं, अलग लैब में। अगर दोनों के रिजल्ट फिर भी सेम आए तो बेटा भगवान भी आके नहीं बचा सकता। क्योंकि एक बात याद रखना, जब भी ये सारे काम हो रहे होते हैं, आप 10 डीएनए सैंपल कर रहे हो, उनको हैंडल कर रहे हो, लेबलिंग की मिस्टेक हो सकती है, लेबलिंग की मिस्टेक हो सकती है। ए को बी लेबल कर दिया, बी को ए। अब मान लो एंजल की जगह परी का नाम डाल दिया, परी की जगह एंजल का नाम डाल दिया, ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए आप टेस्ट का रिपीट कराने का बोल सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। लैब चेंज करने के लिए कह सकते हो, लेकिन क्या सबको इतना आइडिया होता है? नहीं, सबको इतना आइडिया नहीं होता। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमसे तो गलतियां हुई हुई है भैया। हम लोग आरएनए निकाल रहे हैं, मान लो 8 सैंपल्स का आरएनए निकाल रहे हैं, ट्यूब के ऊपर लेबल, मेरे साथ तो हुआ है, ट्यूब के ऊपर लेबल कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 की जो डिटेल थी वो मेरी कॉपी में लिखा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट चलाया, सबके ढक्कन उड़ गए। पता लगा लो कौन सा 1, कौन सा 2, कौन सा 3। ठीक है, अब सारा का सारा काम क्या करना पड़ता है? दोबारा करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ही ह्यूमंस के साथ हो सकता है, लेकिन इसका आइडिया भी सबको नहीं होगा कि ऐसी मिस्टेक भी हो सकती है। हालांकि अगर किसी ने मर्डर सच में नहीं करा और उसका नाम आ गया तो वो क्या बोलेगा? आई वॉन्ट टू रिपीट द टेस्ट। सिंपल सी बात है। और अगर आपने टेस्ट रिपीट कराया और रिजल्ट अलग आया तो आप बोल सकते हो कि यस आई एम सेफ। ठीक है, दिस कैन बी डन। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, तो डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन में आप बल्क जीनोमिक डीएनए और सैटेलाइट डीएनए को अलग करवा सकते हो, और ये रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं, अगर जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको ढंग से हैंडल करा है तो। आई बात समझ में? एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे बड़ा जो बेसिस है वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। ये क्या है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। लेकिन हम किस चीज को वेरिएशन बोलेंगे? हम किस चीज को वेरिएशन बोलेंगे और किस चीज को हम वेरिएशन नहीं बोलेंगे? समझ में आया? जैसे मान लो अगर आपका इस तरीके से, इसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं, जरा बताना इश्ना 3 क्राइटेरियाज पॉलीमॉर्फिज्म के। पहला क्राइटेरिया, एक सेकेंड, पहला क्राइटेरिया क्या बहन? ट्रांसमिट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर इज द करेक्ट वर्ड। आगे कल ही पढ़ाया यार, मतलब कल वाले जो बच्चे नहीं आए ना वो खुश होंगे कि अच्छा ही हम नहीं आए, जो आए थे उन्हें कौन सा याद है? पार्थ बता ना। हेरिटेबल होना चाहिए, yes. लीनियर वेरिएशन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा। अरे वाह, देखा कल मैंने पढ़ाया था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पहली बात क्या होना चाहिए? हेरिटेबल होना चाहिए, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये आपका हेरिटेबल होना चाहिए। फर्स्ट थिंग हेरिटेबल। और हेरिटेबल होने के लिए क्या चीज चाहिए? जर्म सेल्स में होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव सेल्स में वेरिएशन होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? वेरिएशन मस्ट बी, वेरिएशन मस्ट बी अलीलिक। अलीलिक का मतलब बताऊंगी। और तीसरा फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 0.1 या 0.01? 01 ना, 0.01।
समझ में आया? तो ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। बच्चे हेरिटेबल है मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। बच्चे पैटर्निटी इश्यूज को भी तो खत्म करता है। अब आप अपने माँ बाप के सगे बच्चे हो या फिर एडॉप्टेड बच्चे हो, वो कैसे पता लगाया जा सकता है? डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ठीक है। दूसरा तो हेरिटेबल होना चाहिए, पैटर्निटी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, हो जाते हैं, आगे चल के बड़ा काम आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद वेरिएशन मस्ट बी अलीलिक। अलीलिक बोले तो सेम पोजीशन पे कंपेरेबल भी तो होना चाहिए। पता है मम्मी बोले कि आपका कोई सिबलिंग है, मान लेते हैं कोई सिबलिंग है जो कि आपसे 5 साल छोटा है या छोटी है, राइट? तो आप हो 12th क्लास में और वो है 7th क्लास में, उसके आ गए मैथ्स में 90 नंबर और आपके आ गए 85 और मम्मी से गालियां पड़ रही है। अबे यार वो 7वीं में है, आप 12वीं में हो, कब? और मम्मी क्या ये बोल सकते हैं उसके 90 आए हैं, तेरे 85 आए, चलो बस तो सीख। बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता ना। क्यों? क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। क्योंकि कंपेरेबल नहीं है। यही अगर इंस्टेंस को रिवर्स कर दो, उसके अगर 70 आए आपके 95 आए तो फिर भी सीखा जा सकता है। खैर छोड़ो, इस बात को तो हटाओ गोली। समझ में आया? तो चीज कंपेरेबल, अगर दो सिबलिंग है सेम क्लास में और एक के 70 आते हैं एक के 95 आते हैं, तब पड़ेगी गाली, ठीक है। और तब बोला जाएगा कि भैया सीख लो, राइट? अरे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यहाँ सारे होशियार बच्चे हैं। ओके चलो कोई नहीं, ये वाली बात समझ में आ गया। तो पहला इसको क्या होना चाहिए? अलीलिक होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का क्या मतलब है पार्थ? जो मतलब जो भी ट्रेड पास डाउन हो रही है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे आपके ऑफस्प्रिंग होने के चांसेस ही खत्म हो रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट कर नहीं रहा है, कोई डिसीज है, ठीक है, उसको वेरिएशन कंसीडर नहीं करा जा सकता। मान लो अगर आप बोलोगे जी हमारे घर में तो बहुत वेरिएशन है, कैसे जी? एक को कैंसर है, एक को टाइफाइड है, एक को ये है, अरे is that a variation or a disease? That is a disease. That will not be considered as a variation. Variation कब consider किया जाता है? जब वो आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा। तो हेरिटेबल मतलब चेंज जो है वो डीएनए में है। अलीलिक मतलब कंपेरेबल है। एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब नॉट अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई, ठीक है। तो हेरिटेबल है मतलब चेंज कहां पर है? डीएनए में है। और वेरिएशन एलीलिक है मतलब कंपेरेबल है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे फर्क नहीं डाला गया है। दिस कैन बी अ नीट का क्वेश्चन। ये नीट का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पॉलीमॉर्फिज्म के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे मान लो, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, कल मैंने एक सीक्वेंस लिया था ATGGACACAGTAGG, ठीक है। और दूसरा सीक्वेंस है आपका CTCAGTAGCGACATA, ठीक है। इन सीक्वेंसेस को कंपेयर कैसे करेंगे? कल मैंने बताया था इन सीक्वेंसेस को कंपेयर कैसे करेंगे। कैसे कंपेयर करें कि भैया ये वेरिएशन है, ये सेम है, ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है, सेम है, ये वाला सेम है वाले को कैसे बनाएं? स्टार, ठीक है। फिर ये वाला सेम है, स्टार, फिर ये डिफरेंट है, 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 फिर मतलब सिमिलैरिटी कितनी है? सिमिलैरिटी कितनी है? सिर्फ 3 है। लेकिन क्या सिर्फ 3 है? पार्थ कितनी है? ओ भाई साहब, यस ही इज राइट। हम बच्चे इसको अरेंज करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे? अरेंज करेंगे, क्योंकि अभी ये दोनों डीएनए सीक्वेंसेस अलीलिक है नहीं। अब हम इन्हें अलीलिक बनाएंगे कैसे? ATGGACACAGTAGG। अब इसे अलीलिक बनाओ। CTCA नहीं, कहाँ है? क्या कहाँ से है बच्चे?
यहां से नहीं आएगा, सी टी, हाँ यहाँ से है ना, ये रहा, यहाँ से सी टी सी नहीं, इसके ए, बाद बेटा यही तो है, देख लो ना, हाँ, सी सी टी सी ए, फिर जी टी ए सी जी, फिर सी ए टी। अब वेरिएशन कितना है जल्दी बताओ। पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सेम है? जी हाँ। ये क्या है? वेरिएशन। फिर ये सेम है? जी हाँ। यस 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 यस, ये क्या है? वेरिएशन। और ये क्या है? सेम। सिमिलैरिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। वेरिएशन कितने हैं? वेरिएशन कितने हैं? सिर्फ 2, सिर्फ 2। वेरिएशन नाम पे सिर्फ एक ये वाला सीक्वेंस है और सिर्फ एक ये सीक्वेंस है, क्योंकि यही 2 पोजीशन जो हैं वो अलीलिक है, इसके अलावा अलीलिक सीक्वेंस है नहीं। आप ये बोलोगे ये सीक्वेंस मिसिंग सीक्वेंस है, क्या है? मिसिंग सीक्वेंस है, हमारे पास है ही नहीं। ये सीक्वेंस क्या है? मिसिंग सीक्वेंस है, ठीक है। लेकिन वेरिएशन सिर्फ 2 है, क्योंकि यही वेरिएशन क्या है? अलीलिक वेरिएशन है। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अलीलिक का मतलब समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया। डिसीज को हम वेरिएशन कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कलर ब्लाइंडनेस को कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि वो हमारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को फर्क नहीं डालता। फिर हेरिटेबल, अगेन डीएनए वाला फैक्टर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डीएनए जो है वो मतलब सेम रहता है, वही ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। बताओ ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ठीक है। कल मैंने यहीं तक पढ़ाया था, ठीक है। अब आज आगे और करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसे हटा दूं। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एलेक जेफरी, ठीक है। तो किसने डिस्क्राइब करा था इसको? एलेक जेफरी ने करा था, ठीक है। अब आप प्लीज इधर ध्यान रखना, ओए यार प्लीज इधर ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। क्योंकि इधर ना अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा कम आएगा, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जीनोमिक डीएनए, ये क्या है आपका? जीनोमिक डीएनए। ये किसका जीनोमिक डीएनए है? ये वाला जीनोमिक डीएनए परी का है, ठीक है। और इधर एक और जीनोमिक डीएनए लेते हैं, ये किसका है? एंजल का, ठीक है। 2 जनों का हमने जीनोमिक डीएनए ले लिया है। दोनों के रिपीट का पैटर्न कैसा होगा? अलग अलग होगा। दोनों के रिपीट्स का पैटर्न अलग होगा, ठीक है। रिपीट एलिमेंट्स दोनों के अलग अलग होंगे। इतना मानते हो या नहीं मानते हो? दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस तो है नहीं भैया, वो तुम्हारा बोलो दोनों ट्विंस ही नहीं है, ओके, ठीक है। अब होगा क्या? आपने जीनोमिक डीएनए, आपका पहला स्टेप क्या था? आइसोलेशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए। आपने आइसोलेट कर दिया, आपने जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कर लिया। आपका पहला स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, राइट, ठीक है। दूसरा स्टेप होता है बच्चे कटिंग या डाइजेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। डाइजेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? आरी। आरी क्या है? डीएनए को काट देता है। क्या करता है? डीएनए को काटता है बच्चे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काटता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे काटता है। एक उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिस पे काटता है, उसके अलावा और कहीं नहीं काटता। जैसे कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो GAATTC पे काटता है। जहां भी उसको दिख गया GAATTC, उस पे वो क्या करेगा? डीएनए को पकड़ के काट देता है तो एंजाइम, और काट देता है। तो आपने इस जीनोमिक डीएनए को क्या कर दिया? क्या डाल दिया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट दिया। अब मान लो ये जीनोमिक डीएनए यहां से कटा, यहां से कटा और यहां से कटा, ठीक है। तो कितने फ्रेगमेंट्स आएंगे? एक ये वाला फ्रेगमेंट आ जाएगा, एक ये फ्रेगमेंट आ जाएगा, एक ये फ्रेगमेंट आएगा और एक ये फ्रेगमेंट आएगा।
ये वाला जीनोमिक डीएनए कहाँ से कटा, यहाँ से कटा और यहाँ से कटा, बस। यानी कि ये वाला फ्रेगमेंट आएगा, ये फ्रेगमेंट आएगा और ये फ्रेगमेंट आएगा। क्या दोनों के फ्रेगमेंट साइज अलग अलग है? क्या दोनों में नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स अलग अलग है? यस। क्या दोनों के फ्रेगमेंट्स का साइज अलग अलग है? यस। बच्चे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी काटा और इसको भी काटा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया। बच्चे देयर आर वेज टू सेपरेट जीनोमिक डीएनए। आप जीनोमिक डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो। तो इसका फ्रेगमेंट, अच्छा इसमें सबसे बड़ा साइज कौन सा है? ये 1, ये 2, इसको ऐसे बोलते हैं P1, P2, P3, P4। ये क्या है? A1, A2, A3। मान लो इधर सबसे बड़ा फ्रेगमेंट कौन सा है? P3। P3 सबसे ऊपर आएगा, P3 सबसे ऊपर आएगा। फिर जब आप उसके नीचे छोटा फ्रेगमेंट आएगा, P1 या P4? P4। उसके बाद P1, फिर P2, राइट? हाँ, खुश? ठीक है। अब इधर बताओ, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट A3, A1, फिर A2, ऐसा आएगा। इस बच्चे एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक टेक्निक क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक में हम करते हैं क्या बच्चे? आपका डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप उसको करंट की हेल्प से मूव करवाते हो, पॉजिटिव की तरफ मूव करवाते हो, तो बड़ा फ्रेगमेंट पीछे छूट जाता है, छोटा फ्रेगमेंट भाग जाता है। तो छोटा नीचे आ गया, बड़ा ऊपर रह गया। सेम केस इधर हुआ, सेम केस इधर हुआ। समझ में आया? यानी कि इधर भी फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंगली अरेंज हो गए, इधर भी फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंगली अरेंज हो गए। बात समझ में आया? अब इनमें हमारा एक प्रोब होता है। क्या होता है? प्रोब होता है। तो आपका पहला स्टेप क्या था? आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। दूसरा स्टेप क्या था? डाइजेशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरा स्टेप क्या है? सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरा स्टेप क्या है? सेपरेशन ऑफ जीनोमिक फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। किससे अलग करोगे जी? इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको अलग कर दोगे। पूरा नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिससे हम कैसे सेपरेट करते हैं? डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम पॉजिटिव की तरफ जब इलेक्ट्रिसिटी दे करके मूव करवाते हैं, बड़ा फ्रेगमेंट पीछे रह जाता है, छोटा फ्रेगमेंट आगे चला जाता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? हमने नीचे मूव करवा दिया। चौथा स्टेप होता है आपका ट्रांसफर। अब बच्चे एक बात बता रही हूँ, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होती है ना, वो इतनी फ्रेजाइल होती है, मतलब अगर आप उसको हाथ में उठाओगे ना, एक तो वो वैसी होती है, क्या बोलते हैं उसे, स्लाइमी सी होती है। कैसी होती है? स्लाइमी होती है, फिसल जाती है, फिसल जाती है। और फिसल के अगर टूट गई तो बेटा आपने जो जीनोमिक डीएनए आइसोलेट किया था, उसको कट किया था, सेपरेट किया था, ये सारी मेहनत बेकार। और अभी आगे भी बहुत जाना है, तो आपकी तो मेहनत बेकार हो गई। तो हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम जेल टू ब्लॉट, या मेम्ब्रेन बोल देते हैं। किस पे कर देते हैं? आप ब्लॉट पे ट्रांसफर कर देते हैं। ब्लॉट पे कौन सी ब्लॉट होती है? या तो ये आपकी नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है, या फिर नाइलॉन। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, या फिर दूसरा नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और नाइलॉन मेम्ब्रेन। इन दोनों में भी बच्चे डिफरेंस होता है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है। अब होता है हमारा प्रोब। अब क्या होता है? प्रोब क्या होता है जी? अब होता है हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब। पांचवा स्टेप क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रोब। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट प्रोब। प्रोब क्या होता है जी? बताया था मैंने। प्रोब क्या होता है? बेट, चोर पकड़ना है तो उसके लिए एक बेट लगाते हैं,
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोब। प्रोब मतलब जो नोन चीज है। जैसे मान लो अगर आपको किसी डीएनए को पकड़ना है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या लोगे, एज अ प्रोब, वो जाकर के उधर बाइंड कर जाएगा। समझ में आया? तो आपका प्रोब होता है वीएनटीआर का, और बाद में बच्चे वो रेडियो एक्टिवली लेबल होता है। वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिवली लेबल होता है। तो हम ऑटो रेडियोग्राफी से इसे विजुअलाइज कर लेते हैं। छठा स्टेप क्या होता है आपका, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। समझ में आया? अब बच्चे एक बात याद रखना, कितने स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स है। पहला आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, दूसरा डाइजेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, तीसरा सेपरेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट, ट्रांसफर द फ्रेगमेंट्स फ्रॉम जेल टू ब्लॉट, नाइलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन विद वीएनटीआर रेडियो लेबल्ड प्रोब, ठीक है, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी से उसका विजुअलाइजेशन। अगर ये आपका क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। डायरेक्ट ये स्टेप्स लिखने होंगे, डायरेक्ट ये स्टेप्स लिखने होंगे, जिसमें आपको, और इसको बोलते हैं हम सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आप लोगों को नाम बताई थी, बात बताया था ना। सदर्न हाइब्रिडाइजेशन का नाम सदर्न हाइब्रिडाइजेशन क्यों है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था उसका नाम अर्नस्ट सदर्न था, तो टेक्निक का नाम क्या रख दिया, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद और टेक्निक्स भी डेवलप करी गई, उनका नाम क्या था, ईस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन, वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, नदर्न ब्लॉटिंग, और ये सदर्न ब्लॉटिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, सदर्न ब्लॉटिंग। इज दिस क्लियर? तो पहले वाले का जो नाम था दूसरे वाले को मैच कराने के लिए रख दिया। समझ में आई ये बात, क्लियर हो गया? अगर ये स्टेप्स आपसे पूछे गए बच्चे, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब एनसीईआरटी में देखो बच्चे, एनसीईआरटी में इन्होंने जो बैंड्स बना रखे हैं, प्लीज देखो, आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ रिपीट्स, रैंडम रिपीट्स, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर के दे रखे हैं। अब इन्होंने दे रखा है डीएनए फ्रॉम अ क्राइम सीन। इधर क्या है, सी क्या है, डीएनए फ्रॉम अ क्राइम सीन, और 2 लोग हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है। किसके साथ ज्यादा मैच खा गया, किसके साथ ज्यादा, सी का जो है वो किसके साथ मैच खा रहा है, बी के साथ मैच खा रहा है, तो कौन पकड़ा जाएगा, किसको जेल में डाला जाएगा, बी को। तो आपको एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन किसके बेस पे दिया जाता है। अब इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, पहला कि आपको ब्लॉट दे दिया और आपको मैच करवाना है, उसको मैच करवाना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा कि पूरे के पूरे स्टेप्स बता दो। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए। समझ में आया? ऐसे सब आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में से। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो देखो, लास्ट पैराग्राफ, VNTR probes belong to a satellite DNA, जिसको हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। बच्चे VNTR किसको बिलोंग करते हैं, मिनी सैटेलाइट्स को बिलोंग करते हैं। तो VNTR विच इज वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट बिलोंग्स टू कैटेगरी जिसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट। ये एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है। The small DNA sequence which is arranged randomly in a many copy number. The copy number varies from chromosome to chromosome. बच्चे, the number of repeats show high degree of polymorphism. और VNTR का जो साइज वेरिएशन होता है वो कितना होता है, 0.1 kb से लेकर के 0.1 kb यानी कि 100 बेस पेयर से लेकर के 20 kb यानी कि 20,000 बेस पेयर्स, ठीक है। Consequently, hybridization with the VNTR probe ऑटो रेडियोग्राम गिव्स बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये मैंने आपको बता दिया। VNTR किसको बिलोंग करता है, VNTR किसको बिलोंग कर रहा है, मिनी सैटेलाइट को बिलोंग कर रहा है, पहली चीज। इसका साइज वेरिएशन कहां से कहां तक है, 0.1 से लेकर के 20 kb तक का इसका साइज का वेरिएशन है। बताओ ये वाला टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर, शुड आई टर्मिनेट दिस, हाँ कर दे, जल्दी हो गया।